तो क्लास 9th ये है रैपिड रिवीजन ऑफ द शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। दोस्तों ये इतना बड़ा विशाल का चैप्टर मैं आपको मात्र 15 मिनट में समझा दूं तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सिर्फ इन 6 में कवर कर दिए हैं। इस चैप्टर को मैं इन 6 टॉपिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। आ जाओ मेरे साथ देखो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है द इंटीरियर ऑफ अर्थ से, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर आखिर है क्या। ध्यान से देखा जाए तो हमारे अर्थ के अंदर 3 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट है। अगर लैंड पे देखें तो ये 30 to 40 किलोमीटर थिक होती है और ओशन में ये केवल 5 से 7 किलोमीटर थिक। फिर उसके अंदर आती है मेंटल लेयर जो कि सबसे ज्यादा बड़ी लेयर है, सबसे थिक लेयर है, 2900 किलोमीटर थिक है और मोस्टली सॉलिड है। मेंटल लेयर के बाद सबसे अंदर एग्जिस्ट करती है कोर लेयर, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। ये जो कोर होती है ये सबसे अंदर है और ये एक्सट्रीमली हॉट है और बहुत हैवी है। इनर कोर की बात करें तो ये सॉलिड है, हॉट स्पिनिंग मेटल है, बहुत एकदम डेंस है, एकदम पूरे अर्थ का सबसे डेंसेस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो इनर कोर है। आउटर कोर की बात करें तो ये एक फ्लूइड लेयर होती है, यानी कि ये एक लिक्विड, यहां पे पिघला हुआ पत्थर एग्जिस्ट करता है जिसमें आयरन और निकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमें पता ही है। आगे बात करें तो इसके अलावा 2 लेयर और एग्जिस्ट करती हैं और ये स्पेशल लेयर है, इन्हीं से सवाल बनेगा। लिथोस्फीयर की बात करें तो ये एक रिजिड लेयर है जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से मिला के बनती है, यानी कि मेंटल लेयर का ऊपर वाला हिस्सा और अपर मेंटल और क्रस्ट ये दोनों मिला के बनाती हैं लिथोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर है इसकी थिकनेस लगभग 100 किलोमीटर होती है। और याद रखना ये पूरी की पूरी लिथोस्फीयर टूटी होती है कुछ पीसेस में, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर लेयर की। ये दोस्तों एक ऐसी लेयर है जो मेंटल का टॉप मोस्ट पार्ट है। आपको याद है हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एक लेयर लाया करती है जो कि लिक्विड है, लेकिन पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। सेमी मोल्टन रॉक्स होते हैं, लगभग 200 किलोमीटर थिक है और यहां पे ये एक मोबाइल लेयर है। इट इज मोबाइल, यानी कि ये मूविंग लेयर है। इसी के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स लाया करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आइए बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको दिया था WJ मॉर्गन साहब ने। क्या कहती है ये थ्योरी, क्या समझाती है? ये थ्योरी समझाती है कि एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ का जो क्रस्ट है आखिर उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है। अगर डिटेल में बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, वो कोई एक सॉलिड सिंगल पीस नहीं है, बल्कि वो ब्रोकन है, टूटी हुई है छोटे छोटे पीसेस में। छोटे नहीं, इनफैक्ट बहुत लार्ज, इतने लार्ज कि बड़े बड़े पीसेस के ऊपर पूरा का पूरा ओशन आ जाता है कई बार। तो समझ लो कितना लार्ज है ना, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स 3 तरीके की होती हैं। एक कॉन्टिनेंटल, बेसिकली वो प्लेट जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लैंड हो, धरती हो, कॉन्टिनेंट हो। दूसरी क्या है, ओशियानिक, जिसके ऊपर सिर्फ ओशन हो। या तीसरी मिक्स्ड प्लेट, जिसके ऊपर थोड़ा सा ओशन हो, थोड़ा सा कॉन्टिनेंट, दोनों हो। अब ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार स्लोली स्लोली मूव करती रहती हैं। क्यों मूव करती रहती हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इतनी धीरे मूव करती हैं कि ये एक साल में कुछ हल्के पुल्के सेंटीमीटर हिलती हैं। यही पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, हमारे अर्थ पे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसके अलावा कुछ माइनर भी हैं, लेकिन ये 7 हमें पता होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं प्लेट बाउंड्रीज की। दोस्तों 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में किस तरीके से जुड़ी हैं उसे कहते हैं प्लेट बाउंड्री। तो ये 3 तरीके की हो सकती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। और तीनों ही केसेस में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। अगर ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी और ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल टाइप की हैं तो हमें देखने को मिलेंगे फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि आपस में टकरा के ऐसे ऊपर बढ़ जाएंगी, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, जिसका एग्जांपल है कौन? अपना हिमालयाज। फिर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो क्या होगा, यानी कि एक प्लेट है ओशियानिक, एक प्लेट है कॉन्टिनेंटल। तो इसमें जो ओशियानिक वाली प्लेट है वो नीचे दब जाएगी, जिसे कहते हैं सबडक्शन। ऐसे में वोल्केनिक एक्टिविटी और हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट की।
यानी कि जब प्लेट एक दूसरे से दूर भागने लगे, क्या दूर भागें, तब क्या होगा, जब प्लेट एक दूसरे से दूर भागेंगी तो अर्थ के अंदर होता है मैग्मा। ये मैग्मा लावा निकल के बाहर आने लगेगा। जब ये बाहर निकल के आएगा तो उसके कारण नई क्रस्ट फॉर्म होने लगेगी, और नई क्रस्ट जब फॉर्म होती है तो उसे कहते हैं मिड ओशियानिक रिज। क्या बनता है, मिड ओशियानिक रिज। इसका एक एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, जो कि अटलांटिक ओशन में है। तीसरी है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि एक ऐसी बाउंड्री जो एक दूसरे के न पास जा रही है न दूर जा रही है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल निकल जा रही है। ऐसे में ना कुछ क्रिएट हो रहा है जैसे यहां पे हो रहा था, ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है जैसे यहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा था, यहां पे नया क्रस्ट क्रिएट हो रहा था। इनफैक्ट यहां क्या होता है, यहां पे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल भी है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इसे कहते हैं द रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन वाली जो प्लेट है वहां पे है, और ये प्लेट जहां जहां पे भी जुड़ी हुई है वहां वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन की। समझो ये है क्या, ये साथ मिलके काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर टू वियर डाउन माउंटेन्स का वैलीज एंड क्रिएट न्यू फीचर्स। यानी कि ये दो प्रोसेस हैं जो साथ में काम करते हैं। ये अर्थ को तोड़ते फोड़ते काटते पीटते हैं, जिससे कई बार पहाड़ बनते हैं, कई बार वैलीज बनती हैं, और कई बार नए फीचर्स बनते हैं जैसे कि गुफाएं, क्लिफ, डेल्टा, रिवर जैसी चीजें बनती हैं बाय कंटिन्यूअसली। और ये कैसे होता है, बाय कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन एंड रीशेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। लगातार ये अर्थ के सरफेस को तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक प्रोसेस है जिससे रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस टूटते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। याद रखना, मूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर टूट रहा है, सिर्फ टूटना, इसको कहते हैं वेदरिंग। अब ये टूटना तीन तरीके से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। पीसीबी कौन कौन लेने वाला है? तो फिजिकल की बात करें तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तब पत्थर टूट जाएगा। फ्रॉस्ट यानी कि बर्फ जम गई तब टूट जाएगा, या हवा से भी पत्थर कई बार टूट जाता है। फिर केमिकल चेंजेस की बात करें तो यहां पे क्या होगा कि पत्थर अगर रिएक्ट करने लगा वाटर के साथ, H2 एयर के साथ या एसिड के साथ। एसिड कहां से आएगा आदि भैया? अरे बारिश के फॉर्म में आ सकता है ना। तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ऐसे में केमिकल रिएक्शन होगा और वो पत्थर टूट जाएगा। तीसरा का बायोलॉजिकल, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर ये पत्थर को तोड़ देंगे तो अब कहोगे आदि भैया ये कैसे पत्थर तोड़ देंगे? कभी देखा है जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो इतनी भयंकर विशालकाय हो जाती हैं कि वो पत्थर की जो दरार है उसमें घुस के पत्थर को तोड़ देती हैं। तो वो एग्जांपल है बायोलॉजिकल वेदरिंग का। अब बात करते हैं इरोजन की। तो इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो वेदरिंग तो उसमें आ रहा है, मतलब इसमें भी टूट रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मूविंग। तो वेदरिंग में सिर्फ टूटना था, मूवमेंट नहीं था, लेकिन टूटने के बाद जब वो चीज वहां से हट जाए, खिसक जाए, तब उसे कहते हैं इरोजन। इरोजन का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज, इनफैक्ट अर्थ की जो सरफेस है ना, वहां पे जो पत्थर है उन पत्थरों का बह जाना, घिस जाना, हट जाना, तो इरोजन होता है। वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन। अब हम कह रहे हैं कि टूटना तो वेदरिंग होती है, और टूटना क्यों है हमने समझ लिया। अब ये जो मूवमेंट वाला पार्ट है असल तो यही इरोजन हुआ। अब ये इरोजन के चार कारण हो सकते हैं। अगर ये पानी की वजह से हो रहा है, जैसे कि नदी आ गई, बारिश आ गई, तो फिर क्या है, ये वाटर इरोजन है। अगर ये हवा की वजह से है, हवा आई, हवा मिट्टी को उड़ा के ले गई, हवा पत्थर के टूटे हुए पार्टिकल्स को खिसका गई, तो विंड है। अगर बर्फ के कारण हो रहा है तो ग्लेशियल है, और अगर समुद्र की वेव्स के कारण हो रहा है तो कोस्टल इरोजन है ये। आगे बढ़े तो अब हम जानते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेडेशन मतलब सम नेचुरल फोर्सेस दैट, यहां पे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का मतलब क्या है? नेचुरल फोर्सेस दैट वियर डाउन, यानी कि अर्थ को तोड़ना, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस हेल्पिंग टू लेवल एंड स्मूथ इट। यानी कि अर्थ के सरफेस को लगातार घिसने में और बराबर करने में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वही एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहलाते हैं। एजेंट्स मतलब ये कोई काम कर रहे होंगे। अब ये काम क्या कर रहे हैं? अर्थ को स्मूथ करना और अर्थ को वेयर डाउन करना। इसमें कौन कौन है? रनिंग वाटर नंबर 1, फिर ग्लेशियर, फिर विंड, फिर वेव्स, और उसके बाद ग्राउंड वाटर। आओ एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले रनिंग वाटर। रनिंग वाटर दोस्तों कहां देखने को मिलता है? हमें नदियों में।
और नदी जब अपना रास्ता बनाती है तो उस रास्ते को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर, लोअर और मिडिल कोर्स। सबसे पहले समझो, रिवर्स जो है वो लैंड को शेप करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। पानी जब बह रहा है तो वो लगातार इरोजन कर रहा है। इस इरोजन के चलते वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके की चीजें बनाएगा। जैसे कि देखो, अपर कोर्स यानी कि जहां से नदी की शुरुआत होती है उस एरिया में जब नदी बहती है तो बहुत गहरी चढ़ाई होती है ना, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बहुत गहरा है, इस वजह से इरोसिव बहुत ज्यादा होगा, पानी बहुत तेज चलेगा तो पानी काटेगा भी बहुत ज्यादा पत्थर को, जिसके कारण हमें वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स की बात करें तो यहां पे हमें मियांडर्स, मियांडर्स मतलब जब नदियां ऐसे ऐसे गोल वो बनाने लगी, और जब इसी मोड़ में ये जो नदियां मुड़ रही हैं, अगर कोई एक ऐसे अलग से लेक बन जाए तो उसे कहते हैं ऑक्स बो लेक, और इसी की वजह से फ्लड प्लेन्स भी बनते हैं। फिर हम बात करते हैं लोअर कोर्स की, तो हमें डेल्टाज, लेवीज और एलुवियल फैन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े तो अब समझते हैं वेव्स एंड करंट्स को। तो दोस्तों, वेव्स एंड करंट्स का मतलब क्या हुआ, जब समुद्र है, समुद्र जब किनारे, जो समुद्र का जो किनारा होता है, जहां बीच होता है बेसिकली, वो बीच पे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं बिकॉज ऑफ समुद्र का पानी लगातार टक्कर मारता रहता है। उसके कारण क्या बनेगा, बीच बन जाएगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, बीच बन गया। सैंड बार्स बन सकते हैं, सी क्लिफ बन सकते हैं, चट्टान, सी की गुफा बन जाएगी, स्टैक बन जाएगा, एक पत्थर बीच में खड़ा रह गया, बीच का इधर उधर का सब गायब, सी आर्क बन जाएगी, बीच में गड्ढा बन गया। इधर बात करें ग्लेशियल इरोजन की, तो ग्लेशियर्स जो है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड के ऊपर मूव करते हैं, जिससे वो अलग अलग चीजें बन जाती हैं और लैंडस्केप बन जाते हैं, जैसे कि यू शेप्ड वैली, जैसे कि सिर्क, हैंगिंग वैली, फोर्ड, एरेट, माउंट, मोरेन्स एंड पास। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज तुम्हें पता होनी चाहिए तो वो है मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स बनते हैं ग्लेशियल इरोजन के कारण। विंड की बात करें तो दोस्तों, जब स्ट्रॉन्ग विंड क्या करती है, बहुत सारी रेत को उठा के कहीं और छोड़ देती है, तो उसके कारण कई बार लैंडस्केप बनने लगते हैं अलग अलग तरीके पे, जैसे कि यार्डांग्स, वेंटीफैक्ट्स, डिफ्लेशन हॉलो और ड्यून्स। ड्यून्स जो होते हैं वो हमारे 4-5 तरीके के हो सकते हैं, बारकान ड्यून्स, स्टार ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल और पैराबोलिक ड्यून्स। अब बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, तो कुछ एरियाज में जहां पे चूने का पत्थर होता है, लाइमस्टोन, या फिर कोई ऐसा पत्थर है जो सॉल्यूबल है, यानी कि पानी में घुल जाएगा धीरे धीरे, उन एरियाज में क्या होगा, जब उन एरियाज में बारिश होगी तो वो बारिश, वहां पे गड्ढा, वो जो पत्थर है वो पिघल जाएगा, पत्थर पिघलेगा तो यूनिक लैंडफॉर्म्स बनेंगे, और इसी यूनिक लैंडफॉर्म को हम कहते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। यहां पे ये बात याद रखनी होगी कि ये क्यों होता है, क्योंकि केमिकल वेदरिंग हो रही है और इरोजन हो रहा है। अब इससे क्या बन सकता है, अंडरग्राउंड गुफाएं बन सकती हैं, स्टैलेक्टाइट बन सकते हैं, स्टैलेग्माइट बन सकते हैं, और अंडरग्राउंड रिवर भी बन सकती हैं। याद रखना, स्टैलेक्टाइट में टॉप आता है, यानी कि ऊपर से नीचे लटकने वाले पत्थर, और स्टैलेग्माइट का मतलब हुआ नीचे से ऊपर लटकने वाले पत्थर। ठीक है, आगे बात करें तो लास्ट टॉपिक हमारा लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि आपका जो लैंड है ना, जमीन है, वो जमीन ही फिसल गई, इसको कहते हैं लैंडस्लाइड आना। तो क्यों हो सकता है ये, हैवी रेनफॉल होगी, अर्थक्वेक हुआ, या बहुत ज्यादा आपने पेड़ काट दिए, तो अब जो मिट्टी है उसको क्या होल्ड क्या करता है, पेड़ों की जड़ें। अब पेड़ ही नहीं है तो मिट्टी को कौन होल्ड करेगा, कोई नहीं करेगा, हवा आई, पानी आई, मिट्टी बह गई, तो लैंडस्लाइड हो गया। इसके अलावा पुअर ड्रेनेज है, कहीं पे माइनिंग बहुत हो रही है, या अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसे में भी खतरा लैंडस्लाइड का बहुत बढ़ जाता है। अगला टॉपिक बहुत आसान है, इससे जुड़ा हुआ है भाई साहब, अगर लैंडस्लाइड बर्फ में आ जाए तो समझ लो उसको एवलांच कह देते हैं। तो लैंडस्लाइड इन स्नो ये कब होगी, सिंपल सा हिसाब है, यहां पे बहुत तेज बर्फ पड़ जाए, कई बार एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या हो गया, बर्फ पिघलेगी, बर्फ बहुत तेज पिघलेगी तो बहुत तेज लैंडस्लाइड आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा, या फिर भूकंप आ जाए तब हो सकता है। तीसरा है हमारा GLOF, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसमें क्या होता है, सोचो आसपास क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, वाटर लेवल जो है ग्लेशियल लेक्स में, तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो जहां उसका पानी इकट्ठा होता है उसे कहते हैं ग्लेशियल लेक, वहां पे क्या हो रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। उसका जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे क्या होगा, जिस मोरेन के बारे में आपको पता होगा, वन शॉट आप देख सकते हो, ठीक है, वन शॉट में मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन करे हैं ये सारे टॉपिक्स। तो मोरेन डैम है, या फिर जो आइस थी जो रोके हुई थी उस लेक को, अगर वो टूट गई तो क्या होगा, सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, और नीचे जहां लोग रहते हैं वहां पे बाढ़ आ जाएगी, डेवास्टेटिंग फ्लड्स आएंगे, इसे कहते हैं GLOF, ग्लोफ। ठीक है,
चौथा है सिंपल आपका डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म यानी कि आपका तूफान, डस्ट का, सैंड का तूफान। ये अक्सर हमें ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलता है। इसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर मात्र 15 मिनट में रिवाइज कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार नोट्स के साथ। अगर आपको ये चैप्टर और डिटेल में देखना है तो आप मेरे वन शॉट को भी रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।